नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी निगाह रहती है और सबसे पहले टॉप लाइंस पर निगाह डालते हैं। बीते 10 सालों में बुनियादी ढांचे पर होने वाले खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एनडीए शासनकाल में बीते 10 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल खर्च के 21% के स्तर पर पहुंचा। 2014 में ये केवल 12% पर था। डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत ने जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। सीबीआरआई रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक 1800 मेगावाट की कुल क्षमता को पार करने के लिए तैयार है भारत। भारत ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती का किया ऐलान। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 8,400 रुपये प्रति टन से घटकर 5,700 रुपये प्रति टन किया गया। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्स पर किए गए ताजे पोस्ट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ढांचागत विकास में यूपीए सरकार से बेहतर काम किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पिछले 10 सालों में पूंजीगत व्यय में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अर्थव्यवस्था पर और निवेश पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है। साथ ही जीवन यापन में आसानी हुई है, लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 2023-24 में 21% से ज़्यादा हो गई, जबकि यूपीए शासन के दौरान 2013-14 में केवल 12% पर थी, जब बुनियादी ढांचे का विकास घोर अपेक्षित रहा था। सीतारमण के मुताबिक देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा है। पहले यानी 2014 में 91,287 किलोमीटर हाईवेज थे। 2023 में ये 1,46,145 किलोमीटर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 के संपर्क सरकार के कार्यकाल के दौरान केवल 39% इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क संपर्क बढ़ने से न केवल निवेश की गति बढ़ती है, बल्कि स्थानीय कारोबार भी तेजी से तरक्की करता है, क्योंकि बाजारों तक पहुंच आसान होती है, ढुलाई लागत कम हो जाती है। देश में अगर सड़कें बेहतर होंगी तो वार्षिक स्तर पर ढुलाई लागत में 2.4 लाख करोड़ रुपए से 4.8 लाख करोड़ रुपए बचने की संभावना है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि विश्व बैंक का है, उसमें रैंकिंग भारत की 38वीं है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद मेट्रो पर उन्होंने कहा कि 2014 में जो नेटवर्क था, मेट्रो नेटवर्क देश में लगभग अब 4 गुना बढ़ गया है। साल 2014 में 5 शहरों में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई केवल 248 किलोमीटर थी, लेकिन अब 20 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़ करके 939 किलोमीटर हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँव में 3.74 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। इस क्षेत्र में भी मोदी सरकार का रिकॉर्ड पिछले सरकार के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा का है। इस समय 99% गांव ऐसे हैं जो कि सड़कों के साथ जुड़ चुके हैं। 10 साल पहले एक दिन में केवल 4 किलोमीटर रेल ट्रैक बिछाया जाता था और मोदी सरकार ने, रेल मंत्रालय ने साल 2023-24 के दौरान प्रतिदिन 14.5 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक्स बिछाई हैं, कुल मिलाकर के 5,300 किलोमीटर। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच के जरिए इन सभी परियोजनाओं की प्रगति की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी की। इससे लंबे समय से जो अटकी परियोजनाएं हैं, सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। इसके साथ ही सीतारमण ने मोदी सरकार के समय सार्वजनिक पूंजी व्यय में हुई बढ़ोतरी का उल्लेख किया और कहा कि इससे न केवल सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक क्षमता को भी सुधारता है। और अब अप्रैल में जो ट्रेड फिगर्स आए हैं उसके बारे में आपको खबर बता दें। चालू वित्त वर्ष में निर्यात की अच्छी शुरुआत हुई है। निर्यातकों को मिल रहे ऑर्डर्स को देखते हुए आगे भी निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है, कहना है वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल का। इस साल अप्रैल में वस्तु और सेवा निर्यात को मिलाकर के कुल निर्यात देखें तो पिछले साल अप्रैल की तुलना में 6.88% का इजाफा दर्ज किया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने में, जो कि अप्रैल का महीना है,
उसमें वस्तुओं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 1% ज़्यादा रहा, लेकिन आयात 10% से ज़्यादा बढ़ा। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स, कॉटन, यार्न, फैब्रिक, चाय निर्यात के अच्छे प्रदर्शन में दिखाई दिए, निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पर इंपोर्ट की बात करें तो दाल, सोना, खाद्य तेल और पेट्रोलियम जैसे वस्तुओं का आयात बढ़ने से कुल आयात बढ़ा है और 0.5 अंक से ज़्यादा रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो अप्रैल 2024 में माल निर्यात 1.08% बढ़ा, 34.99 अरब डॉलर पर पहुंचा, जबकि अप्रैल 2023 में ये 34.62 डॉलर पर था। गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात 1.32% की वृद्धि के साथ अप्रैल 2023 में 25.77 अरब डॉलर से बढ़कर के इस साल अप्रैल में 26.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 2.11 अरब डॉलर था, जो कि इस साल 2.65 अरब डॉलर रहा, जो कि 25% की बढ़ोतरी दिखाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन निर्यात 16.75% बढ़े हैं और अप्रैल 2023 में 2.14 अरब डॉलर से बढ़ करके अब 2.5 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात की बात करें तो इसमें 7% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका निर्यात अप्रैल 2023 में 2.26 अरब डॉलर था। अप्रैल 2024 में 2.43 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। बेरोजगारी को भी लेकर के एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय के मुताबिक देश में बेरोजगारी घटी है और ये 22वें जो PLFS के सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये आंकड़े देश के सामने आए हैं। शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में घटी और 6.7% पर आ गई, जबकि 2022-23 की समान अवधि में 6.8% थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय यानी NSSO ने ये जानकारी दी है। आंकड़ों से भी पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जो जनवरी-मार्च 2024 में घटी है और 8.5% रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.2% थी। शहरी क्षेत्रों में जो वर्तमान स्थिति है 15 साल और से ज़्यादा के उम्र में जो श्रम बल है यानी जो लेबर फोर्स है उसकी भागीदारी मार्च तिमाही में बढ़ करके 50.2% हो गई, जो एक साल पहले 48.5% थी। श्रम बल का मतलब यह है कि आबादी का वो हिस्सा जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने में या फिर आपूर्ति करने में पेशकश करता है। इस तरह श्रम बल में रोजगार पाने वाले बेरोजगार और रोजगार पाने वाले दोनों तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं। NSSO के आवधिक श्रम बल के सर्वेक्षण की शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई थी। 2017 से पहले ये आंकड़े ही नहीं आते थे, यानी देश को पता नहीं चलता था कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है। कम से कम 2017 के बाद ये शुरुआत हुई और अब तो हर 3 महीने में सर्वे के आधार पर ये आंकड़े बताए जाते हैं कि फिलहाल जो बेरोजगारी की दर है वो है क्या। बाजारों की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की आज शुरुआत किस तरह से हुई आपको दिखाते हैं। आज चौथे दिन सप्ताह के 105 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दिया, 22,364 का स्तर। सेंसेक्स और निफ्टी पर भी उसका असर दिखाई दिया, 351 अंक ऊपर 73,298 के स्तर पर सेंसेक्स की आज ओपनिंग हुई और निफ्टी 50 में भी बढ़त दिखाई दी। आज शुरुआती कारोबार में करीब 94 अंक ऊपर 22,295 के स्तर पर निफ्टी कारोबार करता नजर आया। जिन शेयर्स में मुनाफा हो रहा है शुरुआती कारोबार में, उनमें टेक महिंद्रा 2.4% ऊपर, LTIM 2% के ज़्यादा कारोबार कर रहा है बढ़त के साथ। भारतीय एयरटेल में भी बढ़त है। इन्फोसिस और विप्रो भी आज 1.5% से 2% की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखाई दिए। जहां पर नुकसान हुआ आज निवेशकों को, उसमें पावर ग्रिड 1% से ज़्यादा टूटा, मारुति भी 1% से ज़्यादा टूटा। ऑटो नंबर्स फोकस में है। टाटा मोटर्स में भी 0.8% की गिरावट नजर आई। श्रीराम फाइनेंस और डिवाइस लैब भी आज गिरावट के साथ शुरुआती कारोबार में आज ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिकी बाजार में क्या रुख है इस वक्त। फ्यूचर्स मार्केट में डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों में ही
बढ़त का माहौल दिखाई दे रहा है। एशियाई बाजारों में भी बढ़त आज दिखाई दी। जापान, हांगकांग और कोरिया तीनों ही प्रमुख बाजार आज बढ़त के साथ दिखाई दिए खुलते हुए, और भारतीय शेयर बाजार भी आज फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव आपको दिखाते हैं। ये $83 के स्तर पर बना हुआ है। पिछले कई दिनों से ये जो दाम है वो स्थिर, और विंडफॉल टैक्स, जिस तरह से हमने आपको टॉप लाइन में बताया कि उसमें आज गिरावट आई है। क्रूड पेट्रोलियम के ऊपर जो विंडफॉल टैक्स लगता है उसमें अब कमी कर दी गई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, और एक और अच्छी खबर बताते हैं आपको। डेटा सेंटर क्षमता के मामले में नया कीर्तिमान बनाते हुए भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को छोड़ करके अब भारत 950 मेगावाट की उच्चतम डेटा सेंटर की क्षमता वाला देश बन गया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी CBRI द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 से 2026 तक की अवधि जो है उसमें 850 मेगावाट की उच्चतम क्षमता वृद्धि दर्ज करने की संभावना है, जो APAC देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। भारत के बाद जापान ने 892 मेगावाट के साथ दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षमता दर्ज किया है। भारत ने 2022 में 200 मेगावाट की तुलना में 23 में 225 मेगावाट की नई आपूर्ति की थी, जिसकी वजह से 2023 के अंत तक अगर डेटा सेंटर जो कि ऑपरेशनल हैं और नॉन ऑपरेशनल दोनों को मिला दें तो ये 1030 यानी 1 गीगावाट को पार कर गई थी। विभिन्न शहरों में 330 मेगावाट से ज़्यादा की नियोजित आपूर्ति के साथ ये तेज वृद्धि 2024 में भी जारी रहने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से स्टॉक सालाना 30% से ज़्यादा बढ़ करके 1370 मेगावाट पहुंच जाएगा। इसके अलावा भारत 2026 तक 1800 मेगावाट की कुल क्षमता को पार करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का डेटा सेंटर सेक्टर अपने लचीलेपन और आकर्षक रिटर्न की क्षमता के साथ निवेशकों के लिए भी एक अवसर की नई किरण बनकर उभरा है, और इसी वजह से इसमें निवेश का आकर्षण बढ़ा है। 2018 से 2023 के बीच भारत ने वैश्विक और घरेलू दोनों निवेशकों ने मिलाकर के 40 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। 50% क्षमता के साथ मुंबई पहले स्थान पर है, जबकि चेन्नई 18% के साथ दूसरे स्थान पर। दिल्ली, NCR, बैंगलोर और हैदराबाद को अगर मिला लें तो पूरे देश की 30% की क्षमता इन 3 शहरों में देखी गई। और अब बात करते हैं आज के फोकस की।
तेजी से बदलते माहौल के बीच हम लगातार साइबर सिक्योरिटी पर बात करते रहे और अब गृह मंत्रालय ने एक साइबर क्राइम के नए तरीकों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को डरा धमका करके पैसे ऐंठ रहे हैं और इन दिनों राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। आम नागरिकों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं साइबर क्रिमिनल्स और कैसे इन जालसाजों से आप बच सकते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। तकनीक के विकास के साथ देश में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों में इजाफा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साइबर क्राइम के नए तरीके को लेकर अलर्ट किया गया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। साइबर ठग अब पुलिस अधिकारी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों की ओर से ब्लैकमेल और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर वसूली को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन मामलों में जालसाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी कभी वो ये भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित केस में समझौता करने के लिए पैसों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं। साइबर क्राइम आज एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है जिसे सीमा पार से अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C देश में साइबर अपराध से निपटने और उसके रोकथाम के लिए कार्य करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये संस्था गृह मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, RBI और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है। साथ ही साइबर क्राइम के मामलों की पहचान और जांच के लिए I4C राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं। नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी के खतरे भी बढ़ते हैं। सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सुबिमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि हम साइबर फ्रॉड पे आएँ और आप कुछ टिप्स दें आम नागरिकों को, जो डेटा सेंटर को लेकर के जो खबर आई है उस पर हम आपके रिएक्शन जानना चाहते हैं। डेटा सेंटर के मामले में अब भारत ने कुछ बड़े इकोनॉमीज़ को पीछे छोड़ा है, जिसमें जापान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे बड़े देश शामिल हैं। तो कितना डेटा की कैपेसिटी के लिहाज से हम लोग कितना सशक्त हुए हैं? देखिए, ये काफ़ी बड़ी बात है कि हम आज इतनी जल्दी इस स्थिति में पहुंच गए। अगर देखें तो 2022 से 2023 के अंत तक इतनी क्षमता यहाँ बड़े डेटा सेंटर की, और जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड में और विशेषकर ये बड़े कंपनीज में एक इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत होते थे और विशेषकर ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आज हमें इनको दिखा दिया है कि हम इस तरीका की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास अपने आप कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीका से आज एक प्रयास है इस तरीका के टेक्नोलॉजी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भारत में पॉसिबिलिटीज है, उसमें और क्षमता ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आके कर सकते हैं। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास है कि डेटा जितनी डेटा देश में ही रहे और इस
माध्यम में, और जहां तक सवाल है कि हमारे देश में उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा है, डेटा की यूटिलाइजेशन भी आज बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ यूपीआई लीजिए, यूपीआई की कितनी ट्रांजैक्शन। जी जी, लेकिन सुबिमल, अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज़ में भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कुछ रैंसमवेयर और मैलवेयर के भी हमने घटनाएं देखी। एक रिपोर्ट हमने कल दिखाई थी अपने दर्शकों को, जिसमें भारत के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन साइबर फ्रॉड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कंपनियों के लिए हों या फिर आम आदमियों के लिए। अजय जी, अगर देखें तो पिछले साल रिपोर्टेड जो साइबर क्राइम्स इस देश में थे कि करीब 11 लाख के करीब थे। अब लेकिन ये रिपोर्टेड है, इतनी रिपोर्ट नहीं होते। और इस तरीका से पिछले 6-8 महीना में जिस तरीका से सोशल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स लोगों के पास अलग अलग तरीका से अटैक करते जा रहे हैं और लोग शिकार हो रहे हैं ये साइबर क्राइम्स की, बड़ी चिंता की बात है कि समाज में बुजुर्ग लोगों को या यंगस्टर्स को वो इस तरीका से फंसाते हैं कि लोग विश्वास करते हैं कि आपकी जो मांग रहे हैं वो सही या कोई आधिकारिक तौर पे इनसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। और यही बात बड़ी गंभीरता से आपने होम मिनिस्ट्री के I4C की थोड़ा पहले ग्राफिक दिखाए थे, इन्होंने काफी प्रयास किया cybercrime.gov.in, लेकिन उसमें कंप्लेन होने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के पास होते हैं, वहां जाने के बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेट होता है, किस मात्रा में वो लोगों को एक कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, वो उसमें मेरे ख्याल से बहुत आगे काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बड़ा होशियार और सतर्क रहना पड़ेगा कि किसी तरीका की जो ऑफर आते हैं, किसी तरीका की जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, विशेषकर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऊपर, वो कभी ना दे, वो बिल्कुल इसमें आगे ना बढ़े। और ज्यादातर केस में मुझे तो लगता है कि 1930 में वो फोन करके रिपोर्ट कर दी कि मेरे पास इस तरीके ऐसा था। अब बहुत सारे टेलीफोन नंबर जहां से इस तरीके से फ्रॉड कॉल्स आते हैं उनको सरकार की तरफ से ब्लॉक किया गया, करीब 26,000 नंबर पिछले कुछ दिनों में ब्लॉक किया गया। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि अलग अलग तरीका से ये साइबर क्रिमिनल्स अपनाता है नया रास्ता कि जिस तरीके से वो उपभोक्ता के पास आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल कोई आधिकारिक तौर पे ये मांगा जा रहा है इंफॉर्मेशन, आपको चैट रूम में ले जाते हैं, वहां पुलिस की वर्दी में लोग बैठ के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। हमारे पास तो दिन में आजकल इतने फोन आते हैं ऐसे घटनाएं की। तो मेरे ख्याल से एक प्रयास आप सरकार की तरफ से भी, और विशेषकर ये जितने सारे बैंक्स और कंज्यूमर फेसिंग संस्था है कि वो एक बड़े मात्रा में एक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ड्राइव करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने बजट के, एडवर्टाइजमेंट बजट की रखे कि किस तरीका से लोगों को इसके बारे में कैसे वो शिकार ना हो। ये इंफॉर्मेशन और कुछ बेस्ट स्टेप्स भी है। मुझे लगता है ये एकदम एनफोर्समेंट की तरीका से इसको बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए, अदरवाइज लोग शिकार होते ही रहेंगे। सही आप कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनफोर्समेंट ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको रिपोर्ट करना पड़े। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अपने सिस्टम्स को बचा के रखें। बच्चे जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन, उसके तरीकों को थोड़ा सा उनको एजुकेट करने का प्रयास करें और साथ ही साथ ऐसे किसी भी फ्रॉड कॉल को उठाएं ही नहीं, कम से कम जो आपको नुकसान पहुंचा सकते। सुमल जी, बहुत धन्यवाद, वक्त मेरे पास इतना ही है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से गोल्ड लोन कारोबार में कर्ज और मूल्य के अनुपात, नीलामी प्रक्रिया और नकदी लेने को लेकर मानकों का पालन करने को कहा है। रिजर्व बैंक को शिकायत मिली थी कि कुछ कंपनियां नियामकीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए हैं। गोल्ड लोन देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पिछले हफ्ते भेजे गए पत्र में नियामक ने उनसे कहा है IT एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए 20,000 रुपए से ज्यादा नकदी जारी न करें। सरकारी कंपनियों के लिए कई प्राधिकरणों से नियामकीय छूट दी गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों को कई रियायतें दी हैं। उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से भी छूट दी गई है। सेबी ने LIC को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानक पूरे करने के लिए 3 वर्ष की मोहलत दी है। MPS जरूरतों से जुड़े नियम PSU और उनके निजी क्षेत्र के समकक्षों के लिए अलग हैं।
उभरते बाजार के शेयरों पर नजर रखने वाली MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत का भार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इससे इक्विटी बाजार में ज्यादा निवेश की संभावना मजबूत हो गई है। इसके साथ ही इस इंडेक्स में चीन के साथ भारत का अंतर काफी कम हो गया है, जहां इंडेक्स में चीन का भार 25.4% से घटकर 25% पर आ गया है। वहीं भारत के लिए आंकड़ा 18.2% से बढ़कर 19% हो गया है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने MF ट्रांजैक्शन के लिए KYC रजिस्टर्ड स्टेटस पाने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता हटा दी है। पहले निवेशकों को KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत थी। ऐसा किए बगैर KYC प्रक्रिया अधूरी थी। अब निवेशक अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड के साथ KYC प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ChatGPT अब इंसानों की तरह इमोशन के साथ बात कर सकेगा। ChatGPT का नया वर्जन GPT-4o रैपिड फायर मोड में नेचुरल आवाज में बातचीत करने में सक्षम है। इसके साथ ये यूजर के भावनात्मक इशारों को समझकर उसी अंदाज में जवाब देगा। तो हम लोग आपस में बात करना थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन मशीनों के साथ बात करना अब थोड़ा ज़्यादा आसान होता जाएगा। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।